नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। हम 3 खबरों में बिहार की राजनीतिक हलचल के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। तो शुरू करते हैं। जो 3 बड़ी खबरें हैं, पहले नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नंबर 1 दुश्मन हैं। दूसरी खबर है जेडीयू की मिट्टी पलीद करने वाले महारथियों को बीजेपी में स्वागत किया जा रहा है। और तीसरी खबर है कि राजद से चोट खाए कांग्रेस नेतृत्व मजबूत दावेदारों की खोज में है, विधान परिषद चुनाव में मजबूत कैंडिडेट की तलाश में जुटी है। तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के रिश्तों से खबर की शुरुआत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो हाल कुछ महीनों पहले यानी कि 2021 में जेडीयू में शामिल हुए थे, उनकी पार्टी आरएलएसपी का विलय जेडीयू में हुआ, तब से बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चिढ़ी रहती है। यानी कि कोई ऐसा मौका नहीं आता है जब उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी के नेता हमला नहीं बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं, बीजेपी के नेताओं पर हमला बोलते हैं। तो बीजेपी भी उपेंद्र कुशवाहा को अपना नंबर 1 दुश्मन मानती है। उपेंद्र कुशवाहा के बहाने बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी निशाने पर लेते हैं। तो एक बार फिर से पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से आम बजट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के नेताओं में जंग जारी है, कल जब लोकसभा में संसद में केंद्रीय बजट पेश हुआ, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर लपेटा और कहा कि जो बजट पेश हुआ है वो बिहार के लोगों के लिए निराशाजनक है। निराशाजनक इस मायने में क्योंकि हम लोग यानी कि बिहार के लोग चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले, लेकिन इस बजट में इसका कोई जिक्र, कोई प्रावधान नहीं था। तो ऐसे में जो हमारी मांग थी उस मांग को खारिज कर दिया गया। ऐसे में हम इस बजट को आशा के अनुरूप नहीं कह सकते हैं, बल्कि निराशाजनक बजट कह सकते हैं। इस ट्वीट के बाद, उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बीजेपी नेता आक्रामक हो गए। दिल्ली में जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में थे, दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा किस मानसिकता, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनकी मुंह से इस तरह की तरीके की बात शोभा नहीं देती है। स्पेशल स्टेटस की चर्चा या देने की घोषणा बजट में नहीं होता है। हम तो उनके ज्ञान पर यानी कि उनकी बुद्धि पर हमें तरस आ रही है। यह कल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बातें कही। उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर वे पटना में थे और आज पटना में जब एक बार फिर से उनसे सवाल पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा बजट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बार फिर से जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को निशाने पर लिया और कहा कि हम एमएलसी यानी कि बिहार विधान परिषद के सदस्य की बात का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। यूं कहें कि उपेंद्र कुशवाहा को चिढ़ाते हुए कहा कि उनके लिए तो हमारे विधान पार्षद ही काफी हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जो विधान पार्षद हैं जेडीयू के, उनके सवाल का जवाब हमारे यानी कि बीजेपी के विधान पार्षद देंगे। यानी कि बहुत हल्के में उपेंद्र कुशवाहा को बहुत हल्के में बीजेपी के नेता ले रहे हैं। और यहां तक कि अब तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वे नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझते और कहते हैं कि उनकी हैसियत हमसे बात करने की नहीं है या हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। उनके सवालों का जो जवाब है या उनके जो आरोप हैं उसका जवाब हमारे जो निचले सेकंड दर्जे के जो नेता हैं यानी कि विधान पार्षद हैं, प्रवक्ता हैं, वे उनके सवाल का उत्तर दे सकते हैं। तो सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार बताई जा रही है। कुछ दिन पहले जब सम्राट अशोक औरंगजेब विवाद हुआ था, तब भी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने करारा वार उपेंद्र कुशवाहा पर किया था। तो इस तरीके से जेडीयू में एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर केंद्र सरकार और को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, इसके बाद बीजेपी उन्हें बकसने के मूड में नहीं है और सीधा वार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, सीधा जवाब उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है। अब तो उनकी हैसियत बताते हुए यहां तक कह दिया गया कि हम लोग यानी कि हम सांसद हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वैसी स्थिति में हम एक एमएलसी के आरोपों का जवाब हम नहीं दे सकते हैं, उनके लिए हमारे एक विधान पार्षद काफी हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के इस बयान के बाद
प्रमोद चंद्रवंशी जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का बिना नाम लिए हुए हमला बोला और कहा कि उन्हें जानकारी ही नहीं है, यानी कि अज्ञानी हैं उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा बीजेपी के नेता मान रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताते हैं, वो भी बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों से जुड़ी हुई खबर है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू की मिट्टी पलीद करने वाले महारथियों को बीजेपी नेतृत्व स्वागत कर रही है। बीजेपी नेतृत्व जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वे स्वागत कर रहे हैं। अब तक 4 ऐसे बड़े महारथियों को जिन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट को जो करारी मात दिलवाई थी, जिसमें उनकी भूमिका थी, वे तमाम लोग अब बीजेपी के सदस्य बन गए हैं, बीजेपी के घर में आ गए हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले पिछले महीने जो पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान वे लोजपा में चले गए थे और दिनारा से लोजपा के टिकट पर वे चुनाव लड़े थे। सबसे पहले उनकी एंट्री हुई, उनके चुनावी मैदान में उतरने से जेडीयू के कैंडिडेट रहे, नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे जय कुमार सिंह की करारी हार हुई थी। बीजेपी नेतृत्व ने सबसे पहले राजेंद्र सिंह को घर में शामिल करा लिया, यानी कि बीजेपी में ज्वाइनिंग उनकी ले ली। उनकी जो गलती थी, जो उन्होंने पार्टी छोड़ करके जो गए थे, 6 सालों के लिए बीजेपी नेतृत्व ने निकाला था, सब कुछ माफ कर दिया और उन्हें घर में बीजेपी में एक बार फिर से उनकी वापसी हो गई। दूसरे नंबर पर उषा विद्यार्थी जो पालीगंज से चुनाव लड़ी लोजपा के टिकट पर, वे पूर्व विधायक थी, वहां से भी यानी कि पालीगंज से भी जेडीयू कैंडिडेट की हार हुई। अब उषा विद्यार्थी बीजेपी के हिस्से में है, बीजेपी में उनकी एंट्री हो गई है। आज बिहार बीजेपी के कार्यालय में डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में 2 बड़े नेता, पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया और एक सिवान से मनोज सिंह, उनकी एंट्री हुई है। रामेश्वर चौरसिया के बारे में हम आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही वे बीजेपी छोड़ करके लोजपा में शामिल हुए थे और वे सासाराम से चुनावी मैदान में उतरे थे। उनके उतरने से जेडीयू के वहां के जो कैंडिडेट थे उनकी हार हो गई थी और वहां से राजद कैंडिडेट की जीत हुई थी। तो इस तरीके से वैसे नेता जो बीजेपी में थे, विधानसभा चुनाव के दौरान लोजपा में गए और उनके जाने से, वहां चुनावी मैदान में उतरने से जेडीयू कैंडिडेट की हार हुई, वैसे नेताओं को बीजेपी चुन चुनकर वापस ले रही है। खबर यही है कि बीजेपी की जो मिशन था, वो उस मिशन की कामयाबी के बाद इन लोगों के कंधे पर वो मिशन कामयाब करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मिशन कामयाब होने के बाद ये तमाम नेता एक एक करके वापस लौट रहे हैं। अभी तक 4 नेता वापस बीजेपी में आ गए हैं, कई अन्य कतार में हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि 2020 में आखिर वो मिशन कौन सी थी जिसको लेकर के बीजेपी के इन तमाम नेता लोजपा में गए और इस वजह से जेडीयू की कैंडिडेट की हार हुई। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लोजपा अलग होकर के चुनाव लड़ी। लोजपा ने उन तमाम जगह से जहां से जेडीयू के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उन तमाम जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे। खासकर करीब 1 दर्जन से ऐसे नेता जो थे, जो पार्टी से बीजेपी से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं कोई पोस्ट पर थे या फिर वरिष्ठ नेता थे, वे तमाम लोग लोजपा में चले गए और लोजपा ने उन लोगों को उम्मीदवार बनाया उस जगह पर से जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे। तो जो बीजेपी से लोजपा में जो लोग गए थे, उन तमाम उम्मीदवारों के पक्ष में वहां की जो स्थानीय बीजेपी की विंग थी, जो बीजेपी की स्थानीय कमेटी होती है बूथ लेवल से लेकर के प्रखंड स्तर तक के, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट के पक्ष में, जो बीजेपी से लोजपा में गए थे, उस कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव प्रचार किए, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उनकी मदद की। इस वजह से जो वोट जेडीयू कैंडिडेट को जाना चाहिए था, वो वोट कहीं ना कहीं लोजपा कैंडिडेट के खाते में चला गया और इस वजह से जेडीयू प्रत्याशी की करारी हार हुई। तब वैसे महारथियों को, जिन्होंने जेडीयू को शिकस्त देने में अपनी भूमिका अदा की, बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में लाने में कहीं ना कहीं उन्होंने मदद की, तो वैसे तमाम लोगों को एक बार फिर से बीजेपी में वापस लिया जा रहा है। अभी तक 4 बड़े नेताओं को वापस ले लिया गया है। तो ये बड़ी खबर थी।
आज जब दो नेताओं को शामिल कराया गया, बीजेपी अध्यक्ष जब शामिल कराया, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों की जो गलती थी उस गलती को पार्टी ने माफ कर दिया है, इस वजह से इन्हें हम घर में एक बार फिर से दल में वापस करा रहे हैं। और तीसरी जो खबर है, जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे, वो महागठबंधन यानी कि राजद और कांग्रेस से जुड़ी खबर है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। एनडीए ने सीटों का तो बंटवारा कर लिया, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर के कांग्रेस और राजद में बात नहीं बनी है। राजद कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस नेतृत्व इस आस में था कि तेजस्वी यादव से बात होगी, लालू प्रसाद से बात होगी और कोई ना कोई एक सार्थक परिणाम, सार्थक बातचीत होगा। लेकिन अंत समय में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेताओं की डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि हमारा गठबंधन वामपंथी दलों से है, उनके साथ मिलकर के हम बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, तो ऐसे में अब कांग्रेस से मेरा यानी कि राजद का गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। हम लोग यानी कि राजद, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि राजद को हम मजबूत बना रहे हैं, राजद और अधिक फले फूले, इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने ऐलान कर दिया है कि हम सभी 24 सीटों पर मजबूत कैंडिडेट देंगे। अब कैंडिडेट की तलाश जारी है। कांग्रेस नेतृत्व या कांग्रेस के नेता यह चाह रहे हैं कि हम ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारें जिससे जो मजबूत हो, जो ताकतवर हो, जो पैसे वाले हो और जो राजद कैंडिडेट को हरा सके। तो राजद कैंडिडेट को हराने को लेकर के कांग्रेस नेता अपने उस मिशन में लग गए हैं। और जो जानकारी है, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि कटिहार सीट से सुनील यादव प्रत्याशी होंगे। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कटिहार में सुनील यादव प्रत्याशी होंगे। ये काफ़ी वहाँ के स्थानीय हैं और मजबूत हैं, काफ़ी दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तारिक अनवर ने कहा कि हम निजी तौर पर आज इस बात का ऐलान कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर ऐलान में अभी 2 से 3 दिन और लगेंगे, लेकिन हम आज निजी तौर पर ऐलान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कटिहार से उम्मीदवार होंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी मजबूती से बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। तो एक तरह से कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि हम कमजोर नहीं है, बल्कि हम 24 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार देंगे। कटिहार से आज इसकी शुरुआत भी हो गई, जहां वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने ऐलान कर दिया कि सुनील यादव हमारे कैंडिडेट होंगे और ये पूरी मजबूती से लड़ेंगे। पार्टी नेतृत्व यानी कांग्रेस आला कमान 2 से 3 दिनों में इनके नाम पर मुहर लगा करके बाकायदा आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि राजद कैंडिडेट को हराने के लिए कांग्रेस नेताओं ने कमर कस ली है। कल अनिल शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी कहा था कि इसका खामियाजा राजद नेतृत्व को उठाना पड़ेगा और सभी सीटों पर राजद के कैंडिडेट की हार होगी। उन्होंने 2009 और 2010 का वो चुनाव भी याद कराया था, जिसमें राजद के कैंडिडेट की राजद की करारी हार हुई थी। और साथ ही एक लाइन यह भी कहा था अनिल शर्मा ने कि 2025 में बिना कांग्रेस के सहयोग से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व ने भी कांग्रेस भी अब आर पार की स्थिति में आ गई है। कांग्रेस के नेता मजबूत कैंडिडेट खोज रहे हैं। तो इसी खोज के क्रम में आज कटिहार से कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो गया है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।